हेलो। मैंने अभी तक जो बकवास करी वो सुनी आप लोगों ने, या अभी अभी शुरू हुई है ये? मैम आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। आधे से ज्यादा लेक्चर तो खत्म हो गया। अच्छा, कुछ भी नहीं सुना या शुरू से शुरुआत करूं क्या? जी मैम कुछ भी नहीं सुना बिल्कुल। ओके, शुरू से शुरुआत कर देते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट आर एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू एन एंटिटी फॉर द डिस्कवरी, इनोवेशन और इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। टू ऑब्टेन अ पेटेंट, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ योर इन्वेंशन वाया पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म इज मैंडेटरी। ठीक है।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इन्वेंशन पेटेंटेबिलिटी, जो मैं कल बता चुकी थी ऑलरेडी, तो उसको मैं रिपीट करा. टोटल नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन एंड बिजनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. द इन्वेंशन शुड बी न्यू विद नो पब्लिक डिस्कस इन एनी पार्ट ऑफ ग्लोब और टू एनी अदर प्लेटफॉर्म. नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन, no skilled person in the relevant area of technology should be able to decode your invention easily. Your invention should have a distinctive value adding feature compared to the existing invention in the same field. Last, business or industrial application. The newly invented product or process should have a wide range of industrial uses with positive economic implications. फिर इसके बाद मैंने आपको बताया which kind of patents are not construed as patentable. तो उसमें जो कल सेक्शन 3 बताया था उसी को डिस्कस किया एक बार. Inconsequential inventions defying convention and nature laws, inventions that intend to cause disruptions to public order, challenge moral grounds, and cause harm to all living beings. Further, the discovery of scientific principles, living or non-living things. All artistic creations, including music, theatre, cinema, web series. The television works, the mere arrangement, rearrangement, or mixing of any substance. Next, nuclear energy inventions. Additionally, creation of hybrid varieties of plants and animals, and agriculture or horticulture method. Generic and new rules for playing a game. Okay, different ways of presenting information or data. Configuration of integrated circuits. But इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर के लिए हम पेटेंट को क्लेम करते हैं बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाता है जो कि हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. अब मैं आ जाती हूँ पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना है हमको. तो सबसे पहले हमें क्या देनी होती है, एक एप्लीकेशन देनी होती है. ठीक है, देनी होती है, लेकिन एप्लीकेशन देने वाला पर्सन कौन होगा? Who can give the application? If we talk about that, तो हमें पता होना चाहिए the person entitled to give the application वो कौन व्यक्ति होगा. तो सबसे पहले ये कह रहा है any person claiming to be the true and first inventor of that invention. आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करने वाला व्यक्ति. By any person being the assignee of the person claiming to be the true or first inventor in respect of the right to make such an application. वास्तविक और प्रथम आविष्कारक का दावा करने वाला व्यक्ति का assignee, that is समनुदेशिती. ठीक है, by the legal representative on any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application. ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है, जो उसको करने ही वाला था, जो अप्लाई करने वाला था फॉर द पेटेंट, और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव. फिर इसका क्लॉज 2 कह रहा है एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 may be made by any of the person referred to therein either alone or jointly with any other person. ये कह रहा है कि भाई देखो, आप जो एप्लीकेशन दोगे वो आप अकेले भी दे सकते हो और दो लोग मिलकर भी दे सकते हो. 2-4 लोग, जितने भी लोगों ने आपने मिलकर के काम किया है वो सब ज्वाइंटली भी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो ये हमारा सेक्शन 6 है जो हमें बताता है कि पेटेंट करने के लिए कौन कौन पर्सन पेटेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जिसने इन्वेंशन को बनाया है, दूसरा इन्वेंशन बनाने वाले का असाइनी, और तीसरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो मृत हो गया है तो. ठीक है, क्लियर है एकदम? कोई समस्या? ओके, now we came out of drafting a patent application. पेटेंट एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे? तो पेटेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के लिए हमारा जो सेक्शन 7 ऑफ पेटेंट एक्ट है वो बताता है कि भाई कैसे आप बना सकते हैं. तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, एक सेकंड में सेक्शन 7 ओपन कर रही हूँ.
से खोल देते हैं इसको और यहाँ जाके मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ। शेयर करूँ आप लोग को? यस, देखिए Section 7 of Patent Act 1970, form of application. If we are talking about the form of application, then every application for a patent shall be for one invention only and shall be made in prescribed form and filed in the patent office. तो ये कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन होगी धारा 7 के अंतर्गत, तो वो कैसे क्या क्या होगा उसके साथ में, तो दैट एप्लीकेशन शुड बी फॉर ओनली वन इन्वेंशन एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए फाइल, और उसको पेटेंट ऑफिस में फाइल किया जाना चाहिए। 1A, एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी फॉर अ पेटेंट as may be filed designating India shall be deemed to be an application under this act if a corresponding application has also been filed before the controller in India. ये कह रहा है एकस्व जो हमारी ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी होती है उसमें पेटेंट के लिए कोई भी जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है वो भारत के नाम से प्रेजेंट किया जा सकता है, उसे हम इंडिया के नाम से प्रेजेंट कर सकते हैं और वो ये मान लिया जाएगा कि वो इसी पेटेंट एक्ट के 1970 के अंतर्गत एप्लीकेशन दिया गया है और ऐसा एप्लीकेशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया के सामने भी प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट 1B, द फाइलिंग डेट ऑफ an application referred to in subsection 1A and its complete specification processed by the patent office as designated office or elected office shall be the international filing date accorded under the patent cooperation treaty. ये कह रहा है कि जो आपने एप्लीकेशन में डेट दी है, ठीक है, ठीक है, जो आपने इसमें डेट दी है वो वही डेट मानी जाएगी जो कि आपके द्वारा जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में एक्सेप्टेबल डेट है। दैट डेट विल बी नोन एज द एप्लीकेशन डेट एज वेल। नाउ कंटिन्यू विद द क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है? वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ एन असाइनमेंट of the right to apply for a patent for the invention, there shall be furnished with the application or within such period as may be prescribed after the filing of application proof of the right to make application. ये कह रहा है जहां किसी इन्वेंशन के लिए पेटेंट करने के अधिकार को, पेटेंट करने के अधिकार, पेटेंट का एप्लीकेशन करने के अधिकार को एप्लीकेंट को क्या करा है, उन्होंने असाइन कर दिया है किसी और व्यक्ति को, असाइन ही नहीं करा है, असाइन कर देते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन के साथ या ऐसे एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, उस एक टाइम पीरियड में ही आपको उस असाइनमेंट जो आपने किसी को किया है उसको आपने किस तरीके से राइट दिया उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा अगर कोई असाइनी ये काम कर रहा है। देन क्लॉज 3, एवरी एप्लीकेशन under this section shall state that applicant is in possession of the invention and shall name the person claiming to be true and first inventor. Every application under this section shall state, हर एक एप्लीकेशन जो इस सेक्शन में फाइल की गई है वो क्या क्या बताएगी, that the applicant is in possession of the invention and shall name the person claiming to be true and first inventor. वो अपना नाम बताएगा कि भाई मैंने ही इसको खोजा है और मैं ही वास्तविक इन्वेंटर हूँ। and where the person so claiming and where the person so claiming is not the applicant or one of the applicants,
जिन्होंने इसको जो है क्लेम नहीं करते हैं, वेयर द पर्सन सो क्लेमिंग इज नॉट द एप्लीकेंट और वन ऑफ द एप्लीकेंट, अगर ऐसा क्लेम करने वाला व्यक्ति एप्लीकेंट या एप्लीकेंट नहीं है, द एप्लीकेशन शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन दैट द एप्लीकेंट बिलीव्स द पर्सन सो नेम्ड टू बी द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर। तो प्रार्थना पत्र में जो एप्लीकेशन है उसमें एक ऐसा डिक्लेरेशन होगा कि भाई मैं जो हूँ नामित व्यक्ति को, जो भी आपका नेम्ड पर्सन है, वो व्यक्ति रियल एंड फर्स्ट इन्वेंटर होने का अविश्वास रखता है, वो रखता है, बिलीव करता है इस बात पे कि वही जो नेम पर्सन है, पर्सन टू नेम टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। इसका क्लॉज 4 क्या कहता है? एवरी सच एप्लीकेशन नॉट बीइंग a convention application or an application filed under the Patent Cooperation Treaty designating India shall be accompanied by a provisional or a complete specification। ये कह रहा है ऐसा हर एक एप्लीकेशन जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, जो कैसे नहीं है, पेटेंट ऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत एप्लीकेशन नहीं है वो, और भारत में पूरी तरीके से है, ऐसा एप्लीकेशन क्या होगा? अस्थायी या पूर्ण विनिर्दिष्टीकरण के साथ होगा, प्रोविजनल होगा और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ होगा। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म की, ये तो हो गई एप्लीकेशन करने वाले की तरीका, क्या क्या तरीका वो अपनाएगा, ठीक है, प्रार्थना पत्र के प्रारूप में आप क्या क्या देंगे, व्हाट इज द what should be there in the form of application। बट इसने हमें ये तो बताया ही नहीं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, तो ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें कुल मिलाकर के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर लिखेंगे प्रार्थना जो एप्लीकेशन है उसको प्रेजेंट करने की डेट, फिर उसमें हम लिखेंगे ऑफिस का नाम, फिर किस अधिकार से आप आवेदन कर रहे हो, किस अधिकार से आप एप्लीकेशन कर रहे हो, उस अधिकार का नाम, लाइक आप ट्रू इन्वेंटर हो, या फिर आप असाइनी हो, या फिर आप क्या हो, आपको इस काम के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर नेम्ड हो, वो व्यक्ति हो जिसको इसके इन्वेंशन के का नाम कर दिया गया है। यहाँ पर ये क्लियर कर देना जरूरी है कि एक पेटेंट के लिए केवल एक पेटेंट के लिए केवल एक इन्वेंशन होगा, एक इन्वेंशन के लिए केवल एक पेटेंट किया जाएगा। जो भी आप एप्लीकेशन देंगे वो पेटेंट ऑफिस में आपको प्रेजेंट करना होगा, और आपको अपने एप्लीकेशन में ये भी बताना होगा कि इन्वेंशन किसके, जो इन्वेंशन है वो एप्लीकेंट के पास है, और वो जो वो है वो पेटेंट का जो जिस पेटेंट के लिए वो अप्लाई करा है, जिस इन्वेंशन के लिए, उस इन्वेंशन का रियल एंड फर्स्ट क्लेमर है, क्लेमेंट है, एक्सेट्रा। या और अगर पेटेंट किसी अदर कंट्री के माध्यम से किया जा रहा है तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत उसको मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में ही किया गया है। सेक्शन 7 क्लियर हुआ? सेक्शन 7 क्लियर हुआ? आगे फिर ये क्या कहता है, इसके बाद हमें क्या करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो भाई द पेटेंट एप्लीकेशन चार्जेस पेएबल आर लिस्टेड इन डिटेल इन द फर्स्ट शेड्यूल, बी कॉग्निजेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल इफ एनी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमें ये पता चला कि भाई कौन पेटेंट कर सकता है, ठीक है, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने एप्लीकेशन कर दी, तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है। इसके बाद हम क्या देखा कि भाई एप्लीकेशन बनाने के बाद हमें क्या करा, हमने उसकी फीस जमा कर दी कि भाई इतनी फीस है एप्लीकेशन की, तो हमने वो जमा कर दी। ओके, फिर अब क्या होगा, अब होगी पब्लिकेशन ऑफ application. The Indian Patent Office publishes all patent applications in an official patent journal. If you want to expedite the publishing process, you need to submit Form
9, एक फॉर्म 9 होता है। अगर आप जो है एक्सपीडिया चाहते हैं पब्लिशिंग प्रोसेस से, तो आपको फॉर्म 9 फिल करना होगा। ठीक है, पब्लिकेशन हो गया एप्लीकेशन का। नाउ स्क्रूटिनी ऑफ पब्लिक पेटेंट एप्लीकेशन, अब आप स्क्रूटनी कराएंगे। टू इनिशिएट द पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिनेशन बाय अ पेटेंट ऑफिसर, यू नीड टू सबमिट अ स्क्रूटनी एप्लीकेशन। फिर इसके बाद ऑफिसर विल scrutinize your invention and issue a FER, that is first examination report। फिर इसके बाद अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एक पेटेंट ग्रांट हो जाता है। तो आप पेटेंट विल ग्रांट व्हेन यू सक्सेसफुली रिजॉल्व और क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शन बाय द एग्जामिनर। ये इतना इजी नहीं है जितना इजी दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी एक चीज आपको दिखा रही हूँ, रुको। यहाँ पे करो, यहाँ पे प्रेजेंट करो। ओके ओके, देखिए चार्ट, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल किया, फिर उसका पब्लिकेशन हुआ, फिर रिक्वेस्ट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन हुआ, इशुएंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट हुआ, फिर फाइलिंग रिस्पॉन्स आया, फिर ग्रांट हो गया। फिर ग्रांट को नोटिफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रांट अपोजिट होगा, इसमें रिफ्यूज भी हो सकता है और ग्रांट भी हो सकता है। अब हम इधर आ जाते हैं साइड में, पब्लिकेशन के साइड पे क्या है। पहले प्री ग्रांट अपोजिशन होगा, यहाँ पे पब्लिकेशन से पहले इनिशियल प्रोसेस होगी, हियरिंग होगी, डिसीजन होगा, यहाँ पर भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा। अगर डिसीजन में ग्रांट होता है तो फिर ग्रांट नोटिफाई किया जाएगा, पोस्ट ग्रांट अपोजिट होगा, उसमें फिर अगर देखा जाएगा रिफ्यूज किया जाए या ग्रांट किया जाए। यहाँ पर फिर इधर देखिए फर्दर एग्जामिनेशन, यहाँ फाइलिंग रिस्पॉन्स हुआ, फिर इसके साइड में देखिए फर्दर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद फिर क्या होगा, हियरिंग होगी। हियरिंग के बाद क्या कंडीशन हो सकती है, दो हो सकती है, या तो रिफ्यूज होगा या ग्रांट होगा। फिर ग्रांट हो गया तो उसके बाद ग्रांट नोटिफाई कर दिया जाएगा, पोस्ट ग्रांट अपोजिट होगा, फिर रिफ्यूज और ग्रांट होगा। जो फाइलिंग एंड पब्लिकेशन की टाइम लिमिट है देखिए 18 मंथ्स है। आपका फाइलिंग एंड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की डेट है वो 48 मंथ्स है। और नीचे देखिए इधर लिखा हुआ है फर्दर एग्जामिनेशन रिपोर्ट, हियरिंग एंड रिफ्यूज, इसकी जो टाइम लिमिट है वो दैट इज 12 मंथ। तो कुल मिला के 2-3 साल का ये प्रोसीजर है, 3-4 साल में ये कंप्लीट होता है पेटेंट फाइल का, कोई भी पेटेंट का जो प्रोसीजर है। तो इसको इसी तरीके से देखा जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस मैम। तो बना लो ये चार्ट। मैं आप लोगों को सेक्शंस बताना चाह रही थी एक्चुअली। पहले 6 हमें इस प्रोसीजर में क्या क्या लिखना है, क्या क्या पढ़ना है। हमें पहले सेक्शन 6 पढ़ना है, ओके। फिर सेक्शन 7 पढ़ना है। सेक्शन 7 पढ़ने के बाद हमें सेक्शन 11A पढ़ना है। 11A के बाद 11B पढ़ना है। फिर 12 पढ़ना है। सेक्शंस लिख लीजिए इसमें। 12 के बाद हमें पढ़ना है 14। 14 के बाद 15 पढ़ना है। ये सब प्रोसीजर का पार्ट है। 15 के बाद हमें पढ़ना है एक मिनट। 15 के बाद हमको पढ़ना है 25। 25 पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 29। 29 के बाद हम 31 पढ़ेंगे। 31 के बाद 41 पढ़ेंगे। 41 में 40 और फिर 40 और फिर 41, ठीक है। फिर 41 पढ़ने के बाद हमारा हो जाएगा 43। 43 के में क्या हुआ, हमें 43 में हमें पेटेंट को दे दिया गया कि भाई ऐसे करके आपको पेटेंट दे दिया जाएगा।
ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट। 43 में हमें पेटेंट मिल जाएगा। ठीक, जो इस चार्ट में मैंने शॉर्ट में आप लोग को क्लियर कर दिया है। ये सारे जो ये सब क्या थे, एक तरीके से चरण थे, इसके स्टेप्स थे कि एक एक स्टेप वाइज हम लोग कैसे पेटेंट ले सकते हैं कहीं से, मतलब पेटेंट ऑफिस से। तो उसका ये तरीका था एक एक करके, जो बेयर एक्ट में बताया गया अलग अलग सेक्शन में कि इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, और एंड में इस तरीके से हमें पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। क्लियर? सेक्शंस लिख लिए सारे? Yes, ma'am. अब हमारा नेक्स्ट हेड क्या है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जरा मुझे पढ़ के बताओ जल्दी से। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया पेटेंट में पेटेंट लॉ 1970 के अंतर हमें जो जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है पेटेंट कैसे दिया जाता है, किन किन चीजों को पेटेंट दिया जाता है। दूसरा पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया हमने। थर्ड हमने देख लिया प्रोसीजर ऑफ गेटिंग पेटेंट, मतलब फाइलिंग प्रोसीजर, पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर क्या है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, सिलेबस खोल के जल्दी से बताओ। एक है राइट्स कन्फर्म, राइट्स कन्फर्ड पेटेंट एक्ट में, राइट, और इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज। ओके, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज जाने खोल ही दिया बस। ओके, देखिए हमने पेटेंट ग्रांटिंग क्राइटेरिया प्रोसीजर भी पढ़ लिया। अब राइट्स कन्फर्ड, हमें दो लोगों के राइट पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो पेटेंट देने वाले अधिकारीगण हैं उन लोग के राइट्स पढ़ने हैं, और दूसरा जो पेटेंट मिलने के बाद व्यक्ति के पास राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि भाई अगर इसका इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, आप देखिए मैंने आप लोग को पहली ही क्लास में बताया था, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं होता है, बताया था। वायलेशन नहीं होता है, कैसे क्यों नहीं होता है बताओ। अगर हम कहें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन नहीं होता, तो एम आई करेक्ट और नॉट? कोई तो बोलो, एनीबडी ऑफ यू, कोई तो बोलो भाई।